ओके, परफेक्ट। अच्छा, अभी मैंने जस्ट नसर को भी यही ब्रीफ किया है कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है, सिर्फ कैश मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रहता है, जो कि मैं अभी इंशाल्लाह हम कर लेंगे, और ये ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिर आपका अल्लाह भला करे एक ही टॉपिक रहता है जो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स का। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें जो टॉपिक्स है वो एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, इट्स ऑल ब्रॉट फॉरवर्ड नॉलेज फ्रॉम F2 एंड पीएम, जिसको मैं अज्यूम करूंगी कि आप लोग रिवाइज कर करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और सिर्फ इसमें जो न्यू चीज है वो है अलाउइंग फॉर टैक्स, वर्किंग कैपिटल एंड इन्फ्लेशन, कि एनपीवी के सवाल पे आप टैक्स को किस तरह डील करोगे, वर्किंग कैपिटल को किस तरह डील करोगे, और इन्फ्लेशन को किस तरह इनकॉर्पोरेट करोगे। तो यानी कि जब हम नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल वाली टेक्निक की क्लास में, तो मैं डायरेक्टली यहां से शुरू करूंगी आप लोगों का, ठीक है, रादर देन फ्रॉम जस्ट स्टेप 1 कि व्हाट इज एनपीवी, व्हाट इज आईआरआर, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्लीज, मैं वो सब नहीं करने वाली हूँ। आपने वो खुद से रिवाइज करके आना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिवाइज कर लेना, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड रिस्क रिवाइज कर लेना, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देख लेना, ये खुद ही से रिवाइज करना। मैं सिर्फ चैप्टर 6 को फोकस करते हुए ये पूरा सेगमेंट जो है मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो अब हमारे गिन के सिर्फ 5 चैप्टर्स रहते हैं, और ये हमारा जो वीक है ना बहुत क्रिटिकल है इस वक्त। इस वीक में हमने मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ के कर लेना है, और कल परसों की क्लास में, परसों आई थिंक अगेन 1 मई है, हॉलीडे आ जाएगा, इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, बट आई विल बी टेकिंग ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ऑनलाइन मैं करा के खत्म करवाऊंगी, और कल की क्लास हम जल्दी शुरू करेंगे, हम 12 बजे से बैठ जाएंगे, ताकि हम कल की क्लास में कोई एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन, सीआरक्यू क्वेश्चन भी ले लें, या फिर कल की क्लास में हो सकता है हम प्रोजेक्ट अप्रेजल का ही टैक्स, वर्किंग कैपिटल और इन्फ्लेशन देखते हुए उसका कोई लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, जो बिल्कुल न्यू चैप्टर्स थे, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स थे, वो सब मैंने पहले ही करवा दिए थे। जो चैप्टर 9 से लेकर बिल्कुल नीचे वाले चैप्टर्स जो हैं 15 तक, ये बिल्कुल न्यू थे, पहले कभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए थे, वो मैंने पहले ही करा दिए थे। और यही मकसद था कि इस दफा मैं वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक्स को मैं लास्ट में लेकर जाऊं, ठीक है। सो आई होप आप लोग साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और ये वीक बहुत क्रिटिकल होगा, इसमें मैं मुझे आप लोग की भरपूर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसको हम भरपूर करके फिर अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हम कंप्लीटली सीआरक्यू को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक अपनी एमसीक्यू एमटीक्यू साथ साथ कर लिए होंगे या कर रहे होंगे, जो भी है इस हफ्ते में वाइंड अप करो एमसीक्यू और एमटीक्यूज, अगर कोई रहते हैं तो। कितने रहते हैं, किस किस के रहते हैं, अपना स्टेटस बताइए। क्या सुन, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं ना आप लोग के, जैसे कुछ सुना ही नहीं। अटक अटक के हो रहे हैं, वो तो होगा ना अटक अटक के, वो तो होगा, न्यू टॉपिक है, क्या करें। अब बताओ, उसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई फंस रहे हैं तो आके पूछो कि मैम ये नहीं समझ आ रहा, तो वो हम दोबारा डिस्कस कहीं पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। हाँ, देखो एक चीज हमेशा जहन में रखो कि एग्जाम में इस तरह आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। आपको एग्जामिनर बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देगा कि कीप इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस और राउंड ऑफ, जो भी है वो एग्जामिनर क्लियर इंस्ट्रक्शंस देगा, तो आपको उस हिसाब से ही करना है। और अगर एग्जामिनर साइलेंट है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो आप 2 डेसिमल तक ले लो, दैट्स इट, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, कैश मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। कैश मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, हम इसके चैप्टर में घुस रहे हैं। इसमें ज्यादातर थियोरेटिकल है, तो मैं जरा जल्दी जल्दी इसको हम ब्रीफ करेंगे। We saw in the previous chapter that working capital management has two main objectives. Two main objectives क्या हैं, जल्दी से मोइजुद्दीन, पहला ऑब्जेक्टिव। नसर, पहला ऑब्जेक्टिव। टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, दूसरा।
ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है कि हम अपना वर्किंग कैपिटल आखिर मैनेज क्यों करना चाहते हैं, या तो बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए या तो फिर लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। थ्री मेन मोटिव्स, मजीद और क्या मोटिव्स हैं कि जिस वजह से कोई इंसान या कोई इदारा कैश को होल्ड करता है, अपने हाथ में कैश रखता है, उसके तीन ही मोटिव्स होते हैं। नंबर वन, ट्रांजैक्शन मोटिव, अभी उसको कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करनी है जिस वजह से कैश इन हैंड रखा हुआ है। नंबर टू, प्रिकॉशनरी मोटिव, कि भैया कोई मुसीबत के वक्त इमरजेंसी हो जाए तो कैश की जरूरत पड़ जाए तो मैं कहाँ बैंक को भागूंगा या कहाँ मैं बेचने भागूंगा, कुछ तो माल हाथ में होना कि फौरी तौर पे उसका इस्तेमाल किया जा सके। थर्ड इज स्पेक्यूलेशन मोटिव। स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब है? अपकमिंग हालात आपको कैसे नजर आ रहे हैं, तो जो हालात, करंट अफेयर्स, इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाइप्ड अप हुए हुए हालात, सेंसिटिव हुए हुए मैटर्स, तो इस वक्त लोग या इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि अभी रोक लो, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट रोक लो, अपने हाथ में पैसे रखो। ये न्यूज़ में सुनने को आ रहा है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये सारे सजेशंस दे रहे हैं। क्यों? स्पेक्यूलेशन, वो कुछ देख रहे हैं, उनको कुछ नजर आ रहा है जो हम आम इंसान को नहीं नजर आ रहा। क्यों? क्योंकि वो बैठे हैं मार्केट में, उन्होंने देखी है दुनिया, उन एक्सपर्ट्स हैं अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज के, लिहाजा कुछ स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं कि अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है, पॉलिटिकल हालात, इकोनॉमिक हालात किस तरफ जाने वाले हैं। तो आम इंसान को इस वक्त अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड में हाथ पे रखे, प्रॉपर्टी में डाले, या फिर डॉलर में? तो ये स्पेकुलेशन बेसिस पर इंसान अपने हाथ में पैसा रखते हैं। नेक्स्ट, कैश फ्लो फोरकास्टिंग। कैश फ्लो की फोरकास्टिंग भी की जाती है। फोरकास्टिंग और बजट में क्या फर्क है ना सर? फोरकास्टिंग जो फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट करते हैं, और बजटिंग बजट बनाते हैं। तो क्या होता है बजट? वो भी तो प्रिडिक्शन ही है। फोरकास्ट और बजट में फिर क्या फर्क है? दोनों ही तो प्रिडिक्शन है, दोनों ही तो फ्यूचर के बारे में आप निकाल रहे हो। क्या ख्याल है? बजट हमारा डिजायर्ड होता है, हमारी ख्वाहिश होती है, और फोरकास्ट इट्स बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा है। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम सबके एफएम में अबव 70% आए, ये मेरी ख्वाहिश है, बट क्या आएंगे? तो ये अब प्रिडिक्शन अगर मुझे करनी है तो मुझे फैक्ट्स और फिगर्स देखने पड़ेंगे कि तुम लोग की पास परफॉर्मेंस कैसी रही है, एफ की, पीएम की। फिर तुम लोग का इस वक्त स्टडी रेट क्या है, कितने घंटे दिन में लगा रहे हो पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा रिवीजन किट में अगर 20 क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें से खुद से कितने हो रहे हैं पहली दफा में। फिर मुझे आप लोग के यहाँ टेस्ट, मॉक्स, वो सब लेने पड़ेंगे। फिर ये सारी चीजों का फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा करके मैं एक प्रिडिक्शन या फोरकास्ट दूंगी, इसके इतने आएंगे, इसके इतने आएंगे, इसके इतने आएंगे। दैट्स नॉट माई ख्वाहिश, दैट्स बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड फिगर्स अराउंड। ठीक है? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बजट एंड अ फोरकास्ट। अब यहाँ पे फोरकास्ट कह रहे हैं कैश फ्लो फोरकास्ट, यानी कितना कैश इन फ्लो होना है और कितना कैश आउट फ्लो होना है। इन दोनों को सामने रखते हुए, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए हम एक फोरकास्ट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर्मेट क्या होगा दोनों का, किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, तो जरा फॉर्मेट देखिएगा। कैश फोरकास्ट फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 31st March 2001। कैश रिसीट्स, सबसे पहले सेल्स रिसीट्स, देन इशू ऑफ शेयर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च। सेल्स रिसीट्स यानी कि जो हमने सेल्स की, और इशू ऑफ शेयर्स किए, तो इन दोनों के जरिए में हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो वो कैश रिसीट्स पहले, कैश इनफ्लोस पहले, सेल्स रिसीट की शक्ल में, इशू ऑफ शेयर्स की शक्ल में। फिर कैश पेमेंट्स, परचेज पेमेंट्स, डिविडेंड्स, टैक्सेस, परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, वेजेस, ये पैसा जा रहा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा, कैश रिसीट और कैश पेमेंट का जो डिफरेंस निकलेगा, उसके बेस पर हमें क्या पता चलेगा? कैश सरप्लस और डेफिसिट फॉर मंथ। कैश सरप्लस ही आ जाएगा या डेफिसिट आ जाएगा। जब वो लिख लेंगे तो फिर हम उसके ऊपर क्या ऐड करेंगे? कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग, द ओपनिंग कैश बैलेंस, वो हम ऐड करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या बचेगा? अच्छा, अब ओपनिंग कैश बैलेंस पर भी इंटरेस्ट। फिर हमारे पास क्या बचेगा? फाइनली कैश बैलेंस
at the closing date. इंटरेस्ट क्योंकि ओपनिंग कैश जो है आपके पास वो फर्ज करें 1,000 मिलियन है, तो पूरे साल आपने उसको रखा अपने पास कैश में, आपके पास नहीं था, वो बैंक में था, जहां भी था, तो बैंक पूरे साल आपने अगर 1,000 मिलियन बैंक में रखवाए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? भैया एफएम इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, टैक्स, वर्किंग कैपिटल, ये सब के बगैर एफएम इमेजिनेबल नहीं है। अब आइए जरा देखें, इधर एक एक्टिविटी है। Ben is a wholesaler of motorcycle helmets. It is 1st January 2002. Credit sales in the last quarter of 2001 were as follows. Credit sales given है, उधार पे माल बेचा है। Credit sales in the first quarter will be as follows. ये यूनिट्स में था और ये अब उसकी डॉलर्स में आ रहा है, ऐसा ही है? नहीं। 1st January 2002 credit sales in the last quarter of 2001, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2001 यानी पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ये सेल्स थी, क्रेडिट सेल्स। और अब जो इस करंट साल है, करंट साल का फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, उसकी ये सेल्स है। कस्टमर्स आर गिवन 60 days credit and the average selling price is $10. A price rise of $1 is planned in February. His biggest customer, Mixter, is given a 2% discount for paying cash when the sale is made. अगर वो ऑन द स्पॉट कैश पे करता है तो उसको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 2% का। मिक्सचर इज प्लानिंग टू बाय 150 हेलमेट्स इन जनवरी, 250 हेलमेट्स इन मार्च। सेल्स टू मिक्सचर आर इन एडिक्शन टू दोज क्रेडिट सेल्स स्टेटेड अबव। मतलब मिक्सचर की जो सेल्स हुई है वो एडिशन है टू द क्रेडिट सेल्स जो ऊपर मेंशन्ड है, उस पे एडिशन है 150 और 250 का। परचेजेस एन एवरेज ऑफ 30 डेज क्रेडिट। जब हम परचेज कर रहे हैं माल तो हमें 30 डेज का क्रेडिट मिल रहा है, यानी हमें पेमेंट कितने दिनों में करनी है? 30 डेज में। और हमें पैसा कितने दिन में रिसीव हो रहा है? 60 डेज में। तो रिसीव 60 डेज में, पेमेंट 30 डेज में। नेक्स्ट, $4 per helmet. Ben plans to buy in the helmets a month in advance of selling them. Ben कह रहा है कि मैं एडवांस में परचेज करके रख लूं। टोटल ओवरहेड्स आर 2,000 per month dollar. This includes 400 depreciation, wages $1,000. All other overheads are paid for after a credit period of 30 days. Ben plans to inject a further 5,000 of his own money into the business in March to help to buy non-current assets for $29,000.